अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। ये जी देखें कितनी खूबसूरत सी बारिश हो रही है, और जो बारिश पत्तों पे पड़ती है ना तो इतनी खूबसूरत लगती है और इतना हसीन के मंज़र होता है ना, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। साथ में मैं बारिश में खड़ी थी और खुद भी इंजॉय कर रही थी, और साथ साथ जो सा वीडियो बना रही थी कि पौधों के ऊपर जब बारिश पड़ी और साथ मेरे पे पड़ी थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये सुबह का टाइम था, सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई थी। तो तकरीबन रोज़ाना ही जो है ना सुबह के टाइम बारिश होती है, रात को शुरू हो जाती है, फजर से थोड़ी देर पहले शुरू होती है, और 7 साढ़े 7 बजे तक जब निकलने का टाइम होता है ना ऑफिस और स्कूल कॉलेज वगैरह का, तो तब तक बारिश ऊँची होती रहती है। तो ये देखें जी, पत्ते जो ऊँचे हैं, पौधे सारे धुल के साफ़ सुथरे हो जाते हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं, और जितने खूबसूरत लगते हैं इतनी तेज़ी से वो ग्रो भी कर रहे होते हैं। फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये शीट जो सी है, टेबल शीट जो से फ्रूट से भरी हुई, तो ये काफ़ी देर से हमने जो सा बिछाई हुई थी, तो मेरा ऐसे दिल तंग पड़ा था, फिर मैंने इसको जो सा उल्टा दिया। तो ये डबल साइडेड है, दोनों साइड से इतनी खूबसूरत है। उस साइड पे तो सारे फ्रूट्स हैं, और इस साइड पे जो सा है फ्रूट्स और जूस का इस तरह करके बॉर्डर बना हुआ है, और सेंटर में जो से हैं थोड़े थोड़े फ्रूट पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो सी है ना मेरी शीट है। तो ये मेरा शादी का टिशू बॉक्स है, ये बड़ा ही खूबसूरत है, तकरीबन काफ़ी साल इसको हो गए हैं। इसके साथ ये डस्टबिन भी है। तो ये दोनों इतने खूबसूरत हैं, अभी तक इनका गोल्डन जोन सा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं, उसके बावजूद ये बिल्कुल न्यू के न्यू है, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस टेबल से मैंने जो सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो उठाई हैं, बस ये स्टैंड रहने दिया, इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल रखा होता है। और साथ में जो सा खाने की तैयारी हो रही थी, और आज मैं बना रही थी बीफ यखनी पुलाव। तो मैंने साथ में इसमें बिरयानी मसाला डाला था, और ये बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव बिरयानी बना दी। तो यखनी के लिए मैंने इसमें ले लिया दालचीनी, काली मिर्च, 5-6 लौंग और एक मोटी इलायची जो सी है, ये यखनी के साथ ही अंदर डाल दी थी, खड़े मसाले जो हैं, ताकि यखनी के अंदर जो सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये मैं मसाले जो से हैं ना डायरेक्ट ही डाल दिए, क्योंकि बाद में मैंने यखनी को जो सा अच्छी तरह से भून लेना है, तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। तो इसके साथ ही डाल दिया, वरना कुछ लोग होते हैं इसमें मलमल की पोटली सी बना के उसके अंदर मसाले डाल के फिर डालते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह डाल दिया, और मैंने इसको कर देना है, भून लेना है बाद में यखनी को। तो बस ये साथ में थोड़े से प्याज फ्राई कर रही थी, और इसके अंदर मैं बनाने लगी हूँ चावल। पुलाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो साथ में इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और इसको अच्छी तरह से भून के वही जो नॉर्मल तरीका होता है पुलाव बनाने का, उसी तरीके से जो सा मैं चावल बनाई थी। तो इसमें डिफरेंट मैंने कुछ ये किया कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ पुलाव ही रहने दूँ, इसके अंदर मैंने बम्बई बिरयानी मसाला 2 चम्मच ऐड किया था, तो जिससे बहुत ही मज़े के जो सा ना पुलाव बन गया था। लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, फिर इसके अंदर टमाटर काट के डाल दिया, वो भी फ्राई कर लिया। मैं ना खाने में बहुत ज़्यादा जो सा मसाले वगैरह नहीं डालती, मतलब कि लहसुन अदरक और तो डालती हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसका फ़ायदा होता है, और प्याज और टमाटर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालती, वरना खाना जो सा ना मीठा मीठा हो जाता है प्याज की वजह से। तो इसके बाद ये डाल दी इसमें जो था गोश्त साफ़ करके, उसमें से हड्डियाँ वगैरह छिछड़े और चर्बी सारा कुछ साफ़ करके ना अच्छी तरह से वो इसके अंदर डाल दिया था। मैं ना जब भी पुलाव बनाती हूँ ना उसमें हड्डियाँ रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बुरी लगती हैं चावलों के अंदर आती हुई ना, तो वो थोड़ी सी मेहनत होती है, वो सारी हड्डियाँ वड्डियाँ निकाल के साइड पर कर दी जाए, तो इस तरह चावल बड़े अच्छे साफ़ सुथरे से पक जाते हैं। तो ये था जी बम्बई बिरयानी मसाला, इसका अपना ही टेस्ट होता है, ये बहुत मज़े का होता है। तो मैंने इसके अंदर और स्पाइसेस चावलों में नहीं डाले थे, ये 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डाल दिया था। तो ये बहुत ही मज़े का ना बिरयानी टाइप के पुलाव बन गया था, बच्चों को बड़ा पसंद आया था। कोई डिफरेंट चीज़ बन गई थी, ना पुलाव रहा था ना बिरयानी रही थी। कुछ दिन पहले मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी, तो इस समय मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, पुलाव बिरयानी बना देते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह इसको भून लिया था गोश्त को, जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसके बाद इसमें चावल यखनी भून के डाल देनी है। यखनी को ज़रूर भून के डाला करें, क्योंकि छोटे छोटे हड्डियों के पीस होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो गोश्त के वो जो होते हैं ब्लड के थोड़ा सा बन जाता है, वो भी अंदर होता है, तो इसलिए भून लेना बेहतर होता है। जो नीचे थोड़ी सी रह जाती है उसको ज़ाया कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ना हड्डियों के काफ़ी छोटे छोटे पीस आते रहते हैं। तो ये जी इसमें यखनी डाल दी, जब इसमें बॉयल आ गया था, अब इसमें चावल डाल के दम लगा के बना दिया था। तो जी सेहत और तंदुरुस्ती जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। जब एक दफ़ा सेहत डाउन हो जाती है ना, फिर बंदा जो इंसान है सेट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब शादी होती है, लड़की कितनी खुशी खुशी से ससुराल में उसको भेजा जाता है जी, वहाँ पे जाके पता नहीं कैसे कैसे के हालात उसको फेस करने पड़ते हैं, और ज़िंदगी जो थी है बिल्कुल जो सोचा होता है ना उससे डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। जो आप सोच के अपने मेके से चले होते हैं, जैसी ज़िंदगी मेके में गुजारी होती है, उससे बिल्कुल डिफरेंट ज़िंदगी जो होती है ससुराल में होती है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सब चीज़ों के बावजूद आपको अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी को गुजारना होता है हंसी खुशी, क्योंकि अगर आप उसको रोज़ होकर गुजारेंगे तो आपकी औलाद पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात भी होते हैं जिसमें आपको ख़ुद से रोना पड़ता है, अपने आंसुओं को छुपाना पड़ता है, और अपने जो आंसू होते हैं वो किसी को दिखाने भी नहीं होते, बस आपको छुप छुप के रोना होता है।
मेरे साथ भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे यकीनन हर लड़की के साथ, बहुत सारी लड़कियों में 95 लड़कियों के साथ यही सब कुछ जो सा हो रहा होता है। तो फिर इंसान को ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये जी अब मैं खा रही हूँ थायरक्सन खा रही हूँ, जो कि थायराइड एक बीमारी है जो आपके हार्मोन्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते, हार्मोन्स जो उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी उल्टी सीधी बीमारियां लग जाती हैं। तो बस ये गले में जो सा एक होता है, हमारे गले में शाहराह के दरमियान में करके एक बटरफ्लाई की तरह के होता है, ग्लैंड होता है जो अपना काम करना ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ससुराल में काफ़ी टेंशनें वगैरह फ़ेस करनी पड़ती हैं, तो बच्चों को भी देखना होता है, ससुराल को भी देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल छोड़ना, लाना ले जाना, काम काज, ये वो सब में इंसान जो इंसान अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू हो जाता है। काफ़ी साल तक तो मेरी तबीयत बहुत डाउन होती जा रही थी। शुरू में पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते रहे। तो जो मैं आपको थायराइड की बात बताने लगी हूँ, हुआ ये कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे थायराइड हो चुका है। मैं हमेशा से जो इंसान स्मार्ट रही थी, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी, काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल स्मार्ट थी और एक्टिव रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैंने बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गई और मेरा वेट जो सा तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं इतनी डाउन होती जा रही थी कि मेरे से चलना मुश्किल हो रहा था, मेरे से काम करना मुश्किल होता था। तो मैं इतनी परेशान होती थी, हर टाइम थकावट और बस नींद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं सोऊं, और मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो गए थे और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और मेरा जो सा ना स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई थी और जो है कड़ल पड़ना शुरू हो गए थे, टांगों में, पसलियों में, हर जगह बहुत ज़्यादा कड़ल पड़ते थे। मैं बड़ी परेशान थी, डॉक्टर वगैरह को दिखाना, ताकत की दवाई ले लेनी, खा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वेट जो सा बढ़ रहा था हर रोज़ तेज़ी से। मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही थी, योगा कर रही थी, ये करी वो करी कि मैं अपना वेट जो सा नॉर्मल करूँ। सब मुझे मोटा मोटा कहना शुरू हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से एक स्मार्ट रही थी और मोटा के लवाना भी बहुत जो सा था ना, एक मुसीबत ज़्यादा था। बहरहाल काफ़ी साल मेरे जो हैं इसी तरह गुजरते जा रहे थे और तबीयत डाउन से डाउन हो रही थी, और बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 3 4 5 साल बाद जाके जो असल बीमारी की तह तक हम पहुँचे। एक डॉक्टर के पास गए, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, सर्जन, उनके पास हम गए थे। उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया कि आपको कोई है मसला ना। उन्होंने पूछा आपका वेट हमेशा से ऐसा है? मैंने कहा नहीं जी, अब ये तकरीबन 4 5 साल से मेरे साथ ये मसला हो रहा है। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए, मैंने अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरा थायराइड जो सा इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, 100 से भी अबव कर चुका हुआ था। फिर मैंने उस टाइम से लेकर अब तक जो सा मैं थायराइड की दवाई खा रही हूँ। और ये ऐसी बीमारी है जिसको इंसान का ना पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर रही होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको कातिल खामोश बीमारी कहते हैं, जो कि अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म करती जा रही होती है और उसको पता ही नहीं होता। बहरहाल अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है कि मुझे टाइम पे पता चल गया था और मैंने दवाई खानी शुरू कर दी। और भी कभी अप एंड डाउन होता रहता है, तबीयत जो सी है बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती, उस तरह नहीं रहती जैसे कि आप एक्टिव इंसान होते हैं। बहुत सारी परहेज़ करनी पड़ती है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी पता चल गया, क्योंकि हमारी एक जानने वाली है, उनको पता ही नहीं चला था। और कितने साल तक वो इतनी हालत उनकी ख़राब थी कि उनके खिंचाव होते होते ना सारे पट्टे खिंचना शुरू हो गए। उनकी ये हालत हो गई थी, उनकी गर्दन के सारे पट्टे खिंच गए थे और वो खाना भी नहीं खा सकती थी। उनका मुंह भी आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा होना शुरू हो गया था, इतनी उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे टाइम पे पता चल गया और मैंने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। तो ये ऐसी बीमारी है कि इंसान को ना अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही होती है। ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बालों का झड़ना, स्किन का ख़राब होना, मोटापा, कड़ल, औलाद का ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है इसमें ना, कि इस अक्सर ख़वातीन जो सी हैं वो थायराइड की वजह से माँ भी नहीं बन सकती। इसलिए अपना जो सा हर बंदे को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जिसको भी कोई ऐसा ऐसा मसला हो रहा होता है ना, अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। आजकल जो सा ख़वातीन में तकरीबन 80 से 5% तक ख़वातीन को ये बीमारी जो सी है लाक है। मर्दों को भी होती है लेकिन उनको कम होती है, ख़वातीन को ज़्यादा होती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि शायद जो मेरा चुप चुप के रोना होता था, एक होता है कि रोना आपको आ रहा है और आप ना उसको खुल के रो लेते हो, तो वो दिल की भड़ास निकल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो दबा दबा के रोती थी ना, वो आंसू जो से होते थे वो अंदर ही गिरा रही होती थी। वो दबा दबा के रोना जो सा होता है ना, वो बड़ा ही बुरा होता है। तो उससे जो सा ना आपकी तबीयत ख़राब होती है, और मेरे साथ बहुत साल तक ऐसे ही होता रहता था। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि शायद यह वजह बन जाती है। इसलिए जिन हमारे साथ जो कुछ हो चुका है, हम अब तहैया यही हर बंदा करे, बंदी करे कि हमारी जो आने वाली बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, हम उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जो इंसान के अपने साथ हो चुका होता है ना, उससे हमें सबक सीखना यही चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा ना करें जो हमारे साथ हो चुका होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये टिपिकल चला जा रहा है रवाज जो है कि हमारी सास ने ऐसे किया था लिहाजा हमने भी ऐसे ही करना है, हमने ये कुछ बर्दाश्त किया था लिहाजा आने वाली भी के बर्दाश्त करेगी। ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना फिर जो सी नस्लें
नस्लें ऐसे ही बनती जाएंगी, ख़राब होती जाएंगी। जब माँ ही सेहतमंद नहीं होगी तो वो अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ा सकती है। इसलिए सब ये तहैया कर लें, अहद कर लें कि हमारे साथ जो कुछ गुजरा है, हमने अपने बच्चों की कल को शादियाँ करनी है, हम ऐसा नहीं करेंगे। चलें जी, बातें करते करते मेरा ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।